हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूके एजुकेशन। आई एम दीपाली खरे और चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 बिजनेस स्टडीज क्लास 12th की नेक्स्ट सीरीज में। तो एज पर दिस स्टेटमेंट, जैसे बिजनेस की सक्सेस किसी सिद्धांत पे निर्भर होती है, वैसे भी व्यक्तिगत जीवन में भी इंसान को सिद्धांतों पे चलना पड़ता है। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है वो इसी के बारे में बात कर रहा है, जो कि है मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल। तो प्रबंध के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पे आज हम MCQs पे डिटेल चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत गेनिंग होते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है, शुद्ध विज्ञान सिद्धांत कठोर होते हैं जबकि प्रबंधन सिद्धांत अपेक्षाकृत डैश होते हैं। क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हैं कि जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं वो स्ट्रिक्ट होते हैं और प्रबंध मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं वो पूछा गया है कि क्या होते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो ऑप्शन है वो है आकस्मिक, सेकंड है आश्रित, तीसरा है लचीला और फोर्थ है निरपेक्ष। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है थर्ड, लचीला। क्यों होगा तो इसका ही हम व्याख्या देख लेते हैं कि प्रबंधन सिद्धांतों को लचीला क्यों कहा जाता है। मतलब अकॉर्डिंग टू चेंजेस होते हैं, क्योंकि परिस्थिति के अनुसार प्रबंधन द्वारा उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। क्योंकि एज पर द कंडीशन अगर हम उसको चेंज करना चाहते हैं तो हम उसको किसी भी वक्त चेंज कर सकते हैं। इससे लचीला है, फ्लेक्सिबल है, उसको हम कभी भी चेंज कर सकते हैं। जबकि जो हमारे वैज्ञानिक सिद्धांत हैं वो क्या होता है, स्ट्रिक्ट होते हैं, वो कंडीशन के अकॉर्डिंग चीजें होते हैं, वो एक्सपेरिमेंटल होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा लचीला, आकस्मिक नहीं होगा, आश्रित नहीं होगा, निरपेक्ष नहीं होगा। क्या होता है, लचीले होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, तो एज का कंडीशन सबको बदल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है हमारा, वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, तो जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है उसका उन्होंने फादर पूछा कि फादर कौन है इसके। तो सबसे पहले है ऑप्शन नंबर बस हेनरी फेयोल, सेकंड है रॉबर्ट ओवेन, थर्ड है फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर और फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो ये तो पहले ही हट जा रहा, बिकॉज इसमें कोई नेम मेंशन नहीं, तो ये नन ऑफ द अबव हट जाएगा। अब इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर। अगर हम इनकी जीवनी देखें या टेलर के बारे में अध्ययन भी करें तो इसकी उनको आप क्या मानते हैं, वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक मानते हैं, फादर मानते हैं। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। फ्रेडरिक टेलर को वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक के रूप में माना जाता है क्योंकि उन्होंने प्रस्तावित किया है कि संयंत्र प्रबंधक सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए कार्यों को पूरा करने हेतु वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करते हैं। क्यों बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने प्रपोज किया है, एक थ्योरी हमें दी है जिसमें हमने संयंत्र प्रबंधक को क्या बोला है, सर्वश्रेष्ठ माना है कि ये हमें क्या है, बेस्ट रिजल्ट्स देते हैं इस बारे में, जो हमें संगठन के कार्यों को पूरा करना उसके बारे में। और ये हम क्या वैज्ञानिक तकनीकों, जो उसमें साइंटिफिक टेक्निक्स हैं उसका हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसलिए फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट किसको बोलते हैं हम, फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रबंधन सिद्धांत तर्कसंगत निर्णय लेने और किसी भी कीमत पर पक्षपात और पूर्वाग्रह से बचने पर जोर देते हैं। ठीक है, क्या बोलो, जो हमारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं वो किसी भी डिसीजन मेकिंग में और मतलब बाइस्ड नहीं होते, पक्षपात और जो पूर्व से हमने पहले से जो डिसीजन ले रखे उससे बचने में हमें सहायता करते हैं। तो अब इस कॉन्सेप्ट के आधार पर, इस कॉन्सेप्ट के नॉलेज पर हमें इन्हें सहायता करता है डैश। यहाँ पे पूछा गया है डैश सहायता करता है, जैसे कि पिछले पैराग्राफ में बताया गया, एक स्टेटमेंट से लिया गया है जिसमें वो बोल रहे हैं कि हमें डिसीजन लेने में या किसी तरह के पक्षपात से या पूर्व जो हमने प्रीवियस पूर्व ग्रह से कोई भी डिसीजन है, कोई भी टेक्निक अपनाई है, उससे बचने में कौन सा अवधान, कौन सा कॉन्सेप्ट, कौन सा नॉलेज हमें ज्ञान प्रदान करता है, तो सहायता करता है। तो इसका सबसे पहला जो आंसर है वो है प्रबंधकों को महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करना। ठीक है, आप उनको नॉलेज दे रहे हो, मैनेजर्स को। फिर व्यावसायिक वातावरण की उभरती जरूरतों को पूरा करने में सहायता करना। तीसरा है वैज्ञानिक निर्णय लेना और चौथा है उपयुक्त सभी, ऊपर के सभी। तो इसमें से जो राइट आंसर है वो हमारा है थर्ड, वैज्ञानिक निर्णय। तो साइंटिफिक डिसीजंस हैं, क्योंकि यहाँ पूछा ही जा रहा है कि तर्कसंगत निर्णय। ठीक है, बिना तर्क संगत मतलब जिसमें कुछ लॉजिक हो और वो किसी भी पक्षपात से उसमें किसी तरह की बाइस्ड रूल ना हो, तो उसके लिए हमारा थर्ड जो ऑप्शन है वो राइट है। तो चलिए देख लेते हैं इसकी व्याख्या। जो प्रशंसक प्रबंधन अवधारणाओं को समझते हैं
वे संगठन में काम करने वाली चीजों के बीच कारण और प्रभाव संबंध, ठीक है, रीजन और इफेक्ट, कि इसके किस कारण उसका क्या इफेक्ट होगा, उस पे ये जोर देते हैं, को बेहतर ढंग से समझने में सक्षम होते हैं। वे आलोचनात्मक सोच और निर्णय लेने को प्रोत्साहित कर सकते हैं, वास्तुनिष्ठ और वैज्ञानिक हैं। वैज्ञानिक निर्णय की इन्होंने एक तरीके से व्याख्या की है कि ये क्या है, ये वो कॉन्सेप्ट है जो कोई संगठन में ऑर्गेनाइजेशन में हम काम कर रहे हैं उसके बीच में कॉज और इफेक्ट, ठीक है, कॉज कारण समझाते हैं कि इसका ये कारण है और उसका ये परिणाम निकल के आएगा। तो उस उनके जो कॉज और इफेक्ट का जो रिलेशनशिप है वो बेहतर ढंग से समझाने में सक्षम होते हैं। और जो आलोचनात्मक सोच है, मीन्स जो आपकी क्रिटिक्स हैं, और निर्णय लेने को प्रोत्साहित करते हैं, मीन्स क्रिटिक्स को भी सेटिस्फाई करते हैं और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को भी वैज्ञानिक तरीके से संतुष्ट करते हैं। तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, वैज्ञानिक निर्णय लेना। ये भी रॉन्ग हो जाएगा, प्रबंधकों को महत्वपूर्ण नॉलेज या जानकारी प्रदान करते, ये नहीं होगा। सेकंड भी रॉन्ग होगा कि व्यावसायिक वातावरण की उभरती जरूरतों को, मीन्स जो ट्रेंड है उनको भागते हैं, वो गलत होगा। और ऊपर के सभी ये भी गलत होगा कि जिसका राइट आंसर है साइंटिफिक निर्णय लेना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, कौन सा वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत कहता है कि कर्मचारियों को ऐसे प्रस्ताव बनाने के लिए पुरस्कृत किया जाना चाहिए जिसके परिणाम स्वरूप कंपनी के लिए लागत में कमी आई। तो इन्होंने सीधा यहाँ पे सीधे तौर पे हमसे प्रिंसिपल पूछा है कि ऐसा कौन सा प्रस्ताव हम बनाए या प्रपोजल बनाए जिसमें जो हमारे एम्प्लॉयज उनको हम क्या कर सके, इंसेंटिव या किसी तरीके से पुरस्कृत कर सके जिसमें कंपनी की लागत, जो कॉस्ट है कंपनी की, उसमें से कमी है। तो ऐसा कौन सा प्रिंसिपल यहाँ बोलता है? तो सबसे पहले इन्होंने दिया है सामंजस्य, मतभेद नहीं, फिर है विज्ञान कोई नियम नहीं, फिर है व्यक्तिवाद नहीं, सहयोग, और चौथा है ऊपर के सभी। तो जिसका राइट आंसर है वो है थर्ड ऑप्शन जो है वो उसका सही होगा, व्यक्तिवाद नहीं, सहयोग। हमें पर्सनल बियास जो कि अपनी ना सोच के संगठन के बारे में सोचना है, उसको सहयोग करना है। तो चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सहयोग ही सही रास्ता है। हम अगर सहयोग मतलब क्या है कि हम अपना योगदान दे रहे हैं या संस्था की तरफ अपना योगदान बढ़ा रहे हैं, वही सही रास्ता है। व्यक्तिवाद नहीं, हम पर्सनल अपने फायदे के बारे में ना सोच के संगठन या जो भी संगठन के कार्य या उद्देश्य उनको अचीव करने के बारे में सोचना चाहिए। तो इस विचार की मांग ये है कि श्रमिक और प्रबंधन को पूरी तरह से एक साथ काम करना चाहिए। मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज अगर एक साथ काम करेंगे तभी कोई संगठन आगे बढ़ सकता है। निर्णय लेने में प्रबंधन और श्रमिकों से भी सलाह लेनी चाहिए। अगर आप कोई भी डिसीजन ले रहे हैं तो डिसीजन लेना एक प्रबंधक का काम होता है, लेकिन अगर हम सलाह मशवरा या उनसे जो हमारे श्रमिक है या हम उनसे अगर ज़रूरी प्रस्ताव या विचार सहयोग के रूप में स्वागत करते हैं तो वो भी क्या होता है, सहायता पूर्वक होता है। श्रमिकों को कभी हड़ताल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम टाइम टू टाइम उनके क्या है ओपिनियंस लेते रहेंगे, जो हमारे श्रमिक हैं, एम्प्लॉयज़ हैं या और भी जो कर्मचारी हमारे साथ काम कर रहे हैं, तो ऐसे में डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है प्रबंधक जो मैनेजर है उसका आसान होता है और वो कभी हड़काल के भी नहीं जाते, क्योंकि सोच और सोच विचार सारे मिलते जुलते रहते हैं। तो क्या है ये, इसमें से थर्ड ऑप्शन सही होगा, व्यक्तिवाद नहीं, सहयोग। मतलब अपनी ना सोच के सिर्फ अपना ना थोक के हमें दूसरों के भी विचारों का वेलकम करना चाहिए, उनका भी स्वागत करना चाहिए। तो सामंजस्य मतभेद नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा। कि सामंजस्य तो जरूरी है, कोऑर्डिनेशन, मतभेद नहीं, ये कोई प्रिंसिपल नहीं है। विज्ञान कोई नियम नहीं, ये भी कोई प्रिंसिपल के रूप में नहीं है। ऊपर के सभी भी नहीं है, क्योंकि इसका राइट आंसर है व्यक्तिवाद ही, सहयोग। हमें पर्सनल ना सोच के सहयोग विचारधारा बना के आगे बढ़ते रहना है। तो ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये फिफ्थ क्वेश्चन बोल रहा है, हेनरी फ्यूल के अनुसार अनुशासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अब यहाँ ट्रू और फॉल्स टाइप का स्टेटमेंट है, वो हमें बताना है। तो पहला दिया है, दंड उचित रूप से लागू किया जाना चाहिए। जो पेनल लॉस है या जो दंड होते हैं जिसमें हम दंड देते हैं किसी भी प्रकार का, तो वो उचित रूप से लागू किया जाना चाहिए। ठीक है। दूसरा बोल रहा है, संगठन के सभी स्तरों पर वरिष्ठ अधिकारियों पर सदा स्पष्ट और निष्पक्ष रहे। जो वरिष्ठ उच्च लेवल पर जो मैनेजमेंट है, हमारा अपर लेवल मैनेजमेंट है, वो क्या स्पष्ट और मतलब किसी के भी पक्ष में ना रहे, निष्पक्ष रहे, बिना अनबाइस्ड रहे, मतलब किसी एक को सहयोग या सपोर्ट ना करे। ठीक है। तीसरा बोल रहा है, दो पक्षों के बीच समझौते जो हमेशा स्पष्ट और निष्पक्ष हो। ठीक है। ये क्या हो रहा है, म्यूचुअल कंसेंट से आप समझौते कर दीजिए, जो क्या हो, स्पष्ट हो, क्लियर हो और किसी के भी पक्ष में ना हो, मतलब सारे सबके हित में हो, निष्पक्ष हो। और फोर्थ बोल रहा है, ऊपर के सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये है चौथा, क्योंकि ये सारे जो कंडीशंस है इसमें ये सही लागू हो रही हैं। तो ये क्या है, ये
सही होंगी, मतलब ये ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। इसका हम अगर स्पष्टीकरण देखेंगे तो अनुशासन में ईमानदारी, आज्ञाकारिता और अधिकार के प्रति सम्मान शामिल है। अनुशासित डिसिप्लिन अगर हम बोलते हैं तो उसमें क्या ईमानदारी, आपकी लॉयल्टी देखते हैं हम। आज्ञाकारिता मतलब ऑर्डर जो आ रहे हैं आप उनको टाइम पे पूरा कर रहे हैं। अधिकार मतलब कुछ आपको दायित्व भी या राइट्स दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त पियोल के अनुसार, क्योंकि पियोल का ये स्टेटमेंट है तो पियोल के अनुसार इसमें उद्यम के मापदंडों और नियमों का पालन करना। उद्यम के मापदंड मतलब हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, उसका क्या मानक है उनको पूरा करना, और उसके लिए क्या नियम, जैसे कोई टारगेट हमें 1 साल में अचीव करना, उसके लिए कुछ उन्होंने इंस्ट्रक्शंस बनाए होंगे और उस अनुसार उसके रूल्स होंगे, तो उसको पालन करना शामिल है। यह अवधारणा कहती है कि अधीनस्थों को अपने वरिष्ठों के आदेश का सम्मान का पालन करना चाहिए। ठीक है, जो ऊपर से हमारे पास ऑर्डर्स आ रहे हैं, अधीनस्थ ने जो पॉलिसी बनाई है फिर उनको लागू कर रहे हैं नीचे वालों के ऊपर, तो उनको जो भी एक बॉस से कोई एक कर्मचारी प्राप्त कर रहा है ऑर्डर, उसका सम्मान करना चाहिए और उसको उसी मापदंडों को पूरा करना चाहिए। ठीक है, तो वही आदेशों को जो इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं ऊपर से हमें पूरा करना चाहिए। इसमें से जो हेनरी पियोल के सारे जो स्टेटमेंट के रूप में ये सारी जो लाइनें थे ये सब सही है, तो ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ये इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्योंकि ये सारे स्टेटमेंट सही हैं। 6th क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक प्रबंध तकनीक का लक्ष्य पर रखे जाने वाले कर्मचारियों की मात्रा निर्धारित करना है। कि ये यहाँ पे मैनेजमेंट टेक्निक पूछ रहे हैं कि जो हमें ऑब्जेक्टिव अचीव करना है उसमें से हमें नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने होने चाहिए उसका निर्धारण करना है, वो फिक्स करना है। तो उपयुक्त प्रोत्साहन योजनाएं तैयार करना और श्रम लागत की गणना करना, ताकि हम क्या कर सकें, जो योजनाएं जो प्रपोज्ड हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको हम लागू कर सकें और श्रम लागत जो कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट है, वो उसकी हम मेजर कर सकें। तो इन्होंने वैज्ञानिक प्रबंधक तकनीक पूछी है, तो क्या ऑप्शन है मेरे पास, विभेदक टुकड़ा मजदूरी प्रणाली, दूसरा है अध्ययन समय, तीसरा है कार्यात्मक फॉर्मेलिशिप और चौथा है कार्य का सरलीकरण। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है कि एक समय में एक जो कर्मचारी है या एक जो हमारा लेबर है वो कितना प्रोडक्ट बनाएगा, तो वो किस आधार पे होता है, वो होता है हमारे अध्ययन समय के अनुसार। तो चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जो अध्ययन समय है वो ये वैज्ञानिक तकनीक है जिसमें से जो हमने काम दिया है उसको कितना समय लग रहा है वो कार्य करने में, और कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज नीडेड होंगे, और वो श्रम लागत उसकी जो कॉस्ट है वो कितनी आएगी, वो हम किस तरीके से देख सकते हैं, अध्ययन समय के अनुसार। तो अध्ययन समय, अध्ययन क्या बताता है, यह विधि किसी विशिष्ट कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक और साथ समय की गणना करती है। हाजिर से क्या मेजर करते हैं, टाइम, कि किसी काम को करने के लिए कितना टाइम हमें लगेगा। ठीक है, निम्नलिखित निर्धारित करना संभव है, काम पर रखे जाने वाले कर्मचारी की संख्या, प्रोत्साहन कार्यक्रम और श्रम लागत। तो ये अध्ययन समय क्या बताता है कि किसी कार्य को करने के लिए कितना समय हमें लगेगा, और क्या निर्धारित करता है, संभव है काम पर रखे जाने कितने एम्प्लॉयज, जैसे एक कोई टास्क दिया गया है तो उसमें कितने एम्प्लॉयज, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने लगेंगे, तो पहले उसकी गणना करना कि कितने एम्प्लॉयज होंगे। फिर प्रोत्साहन कार्यक्रम, प्रोत्साहन मतलब आप उसको कैसे मोटिवेट कर रहे हो, और फिर उसकी लागत क्या आ रही है। ठीक है, श्रम लागत वो है कि जिसमें वो काम पूरा करके देगा, कितने यूनिट्स बना रहा है पर डे के हिसाब से, कितना समय ले रहा है, तो उस अनुसार उसकी श्रम लागत होगी, लेबर कॉस्ट होगी। तो इसका सही आंसर है अध्ययन समय। विभेदक टुकड़ा मजबूरी प्रणाली नहीं होगा, क्योंकि उसमें टुकड़ों में बांटा जाता है और फिर उस अनुसार कार्य सौंपा जाता है, तो वो मजदूरी प्रणाली है। कार्यात्मक फोर्समैनशिप भी नहीं होगा कि कार्यों को बांट दिया जाता है। कार्य का सरलीकरण की कार्यों को क्या करते हैं हम, विभागों में बांटते हैं, उस अनुसार सरलीकरण, तो ये भी नहीं होगा। इसका सही आंसर जो है वो है अध्ययन समय। वो वैज्ञानिक तकनीक है जिससे हम जो लक्ष्य है उसमें हम जो एम्प्लॉयज है वो निर्धारित करते हैं, उस अनुसार योजना बना के श्रम लागत को पूरा करने की गणना करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सत्ता किस हद तक केंद्रित या बिखरी हुई है, यह प्रत्येक के व्यवसाय के संदर्भ और परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि एंटरप्राइज कैसा है। सत्ता मतलब जो आपकी बड़ा एंटरप्राइज है, छोटे माध्यमिक है या छोटा है, तो उसमें सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन किस प्रकार है, तो वो उद्यम में निर्भर करता है।
सिद्धांत प्रबंधक को बदलती परिस्थिति के अनुकूल ढलने के लिए पर्याप्त छूट प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि जो प्रिंसिपल्स हैं वो मैनेजर जो है या मैनेजमेंट को जो अकॉर्डिंग टू कंडीशंस बदलने के लिए टाइम देते हैं या फ्लेक्सिबल उनमें ढलने के लिए समय पर्याप्त देते हैं। तो ये प्रबंधन के किस सिद्धांत पर जोर देता है? इधर सिद्धांत पूछा गया है कि जो हमारी सत्ता वो बिखरी हुई है, केंद्रित है या विकेंद्रित है, तो उसके बारे में संदर्भ उस परिस्थिति के अनुसार कि जो एक वो कौन सा सिद्धांत है जो प्रबंधक को उस अनुसार ढलने के लिए पर्याप्त छूट देता है, टाइम देता है योजनाएं बनाने के लिए, बहुत सारी चीजें, तो वो सिद्धांत पूछा गया है। तो इसमें सबसे पहले है सामान्य दिशा निर्देश, मतलब जनरल इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं, सार्वभौमिक प्रत्योजता, तीसरा है लचीला, मतलब फ्लेक्सिबल होते हैं, आकस्मिक मतलब अचानक। तो इसका सही आंसर जो होगा वो है सार्वभौमिक प्रत्योजता। तो चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सार्वभौमिक प्रत्योजता की धारणा यह बताती है कि सिद्धांत का उपयोग किसी भी प्रकार के व्यवसाय में किया जा सकता है। सार्वभौमिक मतलब हर जगह लागू होने वाले, ठीक है, मल्टी फंक्शनल नहीं है। हाँ, किसी भी, चाहे वो छोटा एंटरप्राइज हो आपका बड़ा हो, ये हर जगह लागू होंगे। दूसरी ओर उनका अनुप्रयोग स्थिति के आधार पर भिन्न होता है। हम कैसे इसको यूज कर रहे हैं वो कंडीशन टू कंडीशन डिपेंड करता है। तो सार्वभौमिक प्रत्योजता हमें ये बताती है ये किसी भी एंटरप्राइज पे या किसी भी तरह का उपयोग हम कर रहे हैं उस पर ये लागू हो जाते हैं, किसी भी तरह के व्यवसाय में, चाहे वो मध्य हो, बड़ा हो, छोटा हो या लघु हो, किसी भी तरह के। और ये इनका स्थिति के अनुसार प्रयोग अलग अलग होगा, ठीक है, डिफरेंट होगा। तो इसका सही आंसर ये है सामान्य दिशा निर्देश यहाँ गलत हो रहे हैं, लचीला भी गलत है और आकस्मिक भी गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कर्मचारी उचित और तर्कसंगत पारिश्रमिक के हकदार है। ठीक है, जितना वो काम कर रहे हैं उस अनुसार उन्हें क्या है, पारिश्रमिक मिलना चाहिए। पारिश्रमिक मतलब कमीशन या लेबर चार्जेस या दिहाड़ी मजदूरी जो भी है जिस अनुसार वो कार्य करे। तर्कसंगत मतलब अकॉर्डिंग टू लॉजिक या अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जैसा वो काम कर रहे हैं उस अनुसार पाने के हकदार है। लेकिन उचित और तर्कसंगत पारिश्रमिक क्या है? तो उन्होंने बोला कि वो हकदार तो है, लेकिन तर्कसंगत और पारिश्रमिक है क्या, ये कई चरणों द्वारा तय किया गया है। जब कई लोगों ने बहुत सारी टाइम अध्ययन, समय अध्ययन, बहुत सारे चीजों से तय किया गया था, लेकिन इसमें कर्मचारी की योगदान, नियोक्ता की भुगतान क्षमता और संबंधित व्यवसाय के लिए वर्तमान वेतन दर शामिल है। तो हम अगर पारिश्रमिक तय करें तो उसमें हम क्या, कर्मचारी का योगदान कि वो कार्य के लिए कितना योगदान दे रहा है, नियोक्ता की भुगतान क्षमता कि हम उसको कितना भुगतान दे रहे हैं, जैसे कोई कर्मचारी है तो हम उसको डे के हिसाब से लेबर चार्जेस दे रहे हैं, और संबंधित व्यवसाय और वेतन दर शामिल है, मतलब संबंध की कौन सा वो व्यवसाय कर रहे हैं, जैसे कोई लघु उद्योग में है या बड़ी एंटरप्राइज में आपने लेबर रखा हुआ है तो उसमें के लिए वर्तमान वेतन दर शामिल है। ठीक है, वेतन दर जो लेबर इंस्पेक्टर वो तय करता है। तो इसमें बताया कि इसमें से कौन से प्रबंध का सिद्धांत है जो इस स्टेटमेंट पे प्रकाश डालता है। तो प्रबंधन सिद्धांत के किस पहलू पर ऊपर प्रकाश डाला गया है? तो सबसे पहले है सामान्य दिशा निर्देश, दूसरा है सार्वभौमिक प्रत्योजता, तीसरा है लचीला और चौथा है आकस्मिक। जो इसके ऑप्शन से पहले वाले जो क्वेश्चन था उसके तरह सेम है, लेकिन इसमें आंसर डिफरेंट है। तो इसका राइट आंसर है हमारा आकस्मिक। ठीक है, जो सिद्धांत है वो क्या बता रहा है, आकस्मिक, मतलब अचानक, सर्टेन कंडीशंस के अनुसार। तो आकस्मिक का अर्थ है परिस्थिति पर निर्भर। ठीक है, सर्टेन कंडीशंस पर ये लागू होता है कि किस तरह का एंटरप्राइज है, किस तरह का वो व्यवसाय कर रहा है और उसमें किस तरह का कार्य है और उस अनुसार किस तरीके की वेजेस फिक्स की गई हैं। तो प्रबंध अवधारणा को संदर्भ के आधार पर बदला जा सकता है, मतलब वो परिस्थिति पर निर्भर करता है कि जिस तरह की परिस्थिति है उस तरह का वो पारिश्रमिक पाने का हकदार है। ये क्या है, कंडीशन पर निर्भर करता है और इसको हम बदल सकते हैं कि अगर काम ज्यादा है, अगर वो लघु उद्योग में है तो हो सकता है उसको कम निर्धारित वेतन, जब वो किस लेवल पे है, किस लेवल का काम कर रहा है उस पर ये निर्भर करता है। तो ये अकॉर्डिंग टू कंडीशन होगा। तो इसका सही आंसर है आकस्मिक। सामान्य दिशा निर्देश नहीं होंगे, सार्वभौमिक प्रत्योजता भी नहीं होगा, लचीला फ्लेक्सिबल भी नहीं होगा, ये आकस्मिक है तो मतलब परिस्थिति पर निर्भर करता है। ठीक है, सब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने में मानव और भौतिक संस्थानों के बीच के संबंधों को समझना प्रबंधन के सिद्धांत में सहायता प्राप्त करता है।
उपयुक्त कथन में प्रबंधन सिद्धांत के किस तत्व का वर्णन किया गया है? बोल रहे हैं कि हमें जब किसी भी संस्थान के ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं, उसके लिए हम मानव पद्धति और भौतिक संस्थानों का मतलब जो रिसोर्सेज है उनका दोनों के बीच का संबंध समझने के लिए में सिद्धांतों की सहायता करता है। मतलब हम मानव पद्धति और भौतिक तरीकों से, संस्थानों से, मशीन वगैरह से, दोनों से कार्य लेते हैं किसी प्रोडक्शन को या किसी भी उद्देश्य को संस्थान के पूरा करने के लिए। तो ये बोल रहे जो स्टेटमेंट है किस तत्व पर वर्णन किया गया, तो यहाँ हमें तत्व पहचानना है। तो सबसे पहले है संस्थानों का उपयोग और प्रभावी प्रकाशन, दूसरा है कारण और प्रभाव संबंध जो है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन, तीसरा है व्यवहार और चौथा है वैसे कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन थर्ड, व्यवहार। ठीक है, जो व्यवहार है, बिहेवियर है, उस पे ये, क्योंकि मानव पद्धति और भौतिक दोनों संस्थानों के बीच में हम रिलेशन समझ रहे हैं, तो उसके लिए हमें व्यवहार की आवश्यकता होगी। तो इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। क्योंकि ये काम के मानवीय पहलुओं पर जोर देता है, इसलिए व्यवहार प्रबंध सिद्धांतों को अक्सर मानवीय संबंध आंदोलन के रूप में संदर्भित किया जाता है। ह्यूमन नेचर पे डिपेंड करता है। ह्यूमन नेचर क्या है? मनुष्य का नेचर है कि वो उस पर डिपेंड, क्योंकि हमारा प्रबंधन है वो भी क्या है, मगर मानव पद्धति से काम ले रहे हैं, तो हमें जो ह्यूमन बिहेवियर है वो स्टडी करना ही पड़ेगा। तो ये उस पर ही जोर देता है। और मानवीय संबंध आंदोलन, जो जितने भी आंदोलन हो चुके हैं पूर्व में मानव से संबंधित, उस पर ये संदर्भित किया जाता है। तो व्यवहार क्या है, बिहेवियर जो है वो एक ह्यूमन नेचर में ही आएगा, इसलिए ये मानवीय पहलुओं पर जोर देता है। तो व्यवहार सिद्धांतकारों ने महसूस किया है कि काम पर मानवीय व्यवहार जैसे प्रेरणा, मानवीय व्यवहार में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या शामिल हो सकता है? प्रेरणा, मोटिवेट कर रहे हो, अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेट कर रहे हो। संघर्ष, क्या कर रहे हो आप? किसी चीज के लिए संघर्ष कर रहे हो, कोई ऑब्जेक्ट किया, जो टारगेट उसको अचीव पाने के लिए मेहनत कर रहे हो। अपेक्षाएं, कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि अगर हमने ये टारगेट दिया है तो ये अपनी आउटकम लगा के कोई भी लेबर है वो उसको अचीव कर लेगा। तो एक मैनेजर की हमेशा एक्सपेक्टेशंस रहती है अपने कर्मचारी या लेबर से। और समूह गतिशीलता, समूह गतिशीलता मतलब समूह में जो आप काम कर रहे हो, है ना, कम्युनिटी में या एक ग्रुप में काम कर रहे हो, तो उसमें ये शामिल है कि बारे में अधिक जानकारी से उत्पादकता में वृद्धि होती है। क्योंकि हमने बिहेवियर को क्यों लिया है? क्योंकि इसमें ये सारे तत्व शामिल हैं, जिसमें व्यवहार है, बिहेवियर होता है किसी भी, प्रेरणा, आप उनको मोटिवेट कर रहे हो, संघर्ष, वो जो मेहनत कर रहे हैं, कुछ एक्सपेक्टेशंस है कि ये इतने दिन में इतना अचीव कर लेगा, समूह गतिशीलता, टास्क में, ग्रुप में काम कर रहे हो, तो ये सारी चीजें इसमें जो उत्पादकता, जो आपकी एक लेबर की प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ाने में बहुत सहायक होती है। इसलिए इसका सही ऑप्शन व्यवहार है। संसाधनों का उपयोग और प्रभावी प्रशासन नहीं होगा, क्योंकि इसमें आप नेचुरल रिसोर्सेज का या अवेलेबल रिसोर्सेज का उपयोग कर रहे हो, उस हिसाब से प्रभावदार प्रशासन नहीं होगा, कॉज एंड इफेक्ट नहीं होगा, और इनमें से कोई नहीं होगा इसका राइट आंसर, क्योंकि व्यवहार है, क्योंकि ये मानव पहलुओं पर जोर देता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 10 क्वेश्चन है, कार्यात्मक प्रबंधक किसके लिए जिम्मेदार है? ठीक है, जो कार्यात्मक प्रबंधक का सिद्धांत है वो किसके लिए जिम्मेदार है? तो ये बोल रहे हैं वे केवल एक ही क्षेत्र में गतिविधि के लिए जिम्मेदार है। कोई डिपार्टमेंट के विभाग दे गया, उस क्षेत्र की विधि के लिए जिम्मेदार है। दूसरा है वे प्रबंधन और कर्मचारी के उच्च स्तर के प्रति जिम्मेदार है। तो जो मैनेजमेंट है और जो एम्प्लॉयज हैं उनके जो उच्च स्तर, जो हायर लेवल है या अपर लेवल मैनेजमेंट है, उसके लिए जिम्मेदारी रखते हैं। तीसरा है वे जटिल संगठनात्मक उप इकाइयों के लिए जिम्मेदार है। जो कम्युनिटी या संघ के रूप में आप काम कर रहे हो, उसकी जो इकाइयां हैं, यूनिट्स, उसके लिए जिम्मेदार है। चौथा है वे नव विकसित प्रक्रियाओं और उपकरणों के लिए कॉपीराइट और पेटेंट प्राप्त करने की जिम्मेदारी रखते हैं। नव विकसित प्रक्रियाएं वो होती है जिसमें क्या आता, पेटेंट, कोई भी आप नया इन्वेशन कर रहे हो। कॉपीराइट मतलब कॉपीराइट एक्ट उसमें लग रहा है कि हम उसको कॉपी नहीं कर सकते हो, ये सेल नहीं कर सकते हो अनऑथराइज्ड रूप में, तो वो उसके लिए जिम्मेदार है। तो यहाँ हमने इसमें कार्यात्मक प्रबंधक का सिद्धांत पूछा है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है उत्तर 1। ठीक है, वे केवल एक ही क्षेत्र की गति के लिए, ठीक है, जो भी क्षेत्र उनको निर्धारित किया गया उस क्षेत्र की गतिविधि के लिए ये जिम्मेदार होते हैं। तो चलिए इसका स्पष्टीकरण देख लेते हैं। एक कार्यात्मक प्रबंधक एक निश्चित विभाग, जैसे हमने एक सेल्स का विभाग देख दिया, तो वो क्या कर दिया, मैं निश्चित कर दिया कि ये क्या होगा, सेल्स का डिपार्टमेंट होगा। या जैसे IT, इंजीनियरिंग, जनसंपर्क या
विपणन में संस्थानों की देखरेख और नियंत्रण करता है। तो निश्चित विभाग क्या होगा, आईटी में सॉफ्टवेयर रिलेटेड वर्क हो रहा है, इंजीनियरिंग, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग या कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा था, इंजीनियरिंग, जनसंपर्क, कम्युनिकेशन कर रहे हो, विपणन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन की एक्टिविटीज कर रहे हो, तो ये सारे जो रिसोर्सेज है उसकी वो देखभाल और कंट्रोल करेगा। नियंत्रण मतलब देखभाल में रहेगा और आमतौर पर उस कार्यात्मक क्षेत्र के परियोजना पर काम करने के लिए तकनीकी कार्यों को निर्देशित करता है। तो जो विभाग उसने लिया है, जो भी निश्चित विभाग है, उसमें वो कार्यात्मक क्षेत्र मतलब उस तक वो लिमिटेड है, उसी परियोजना जो आपकी प्लान है उसके अनुसार ही काम करेगा और जो टेक्निकल चीजें उसको निर्देशित करेगा, मतलब कंट्रोल मॉनिटरिंग सब करेगा। तो वो केवल एक ही क्षेत्र की गतिविधि के लिए जिम्मेदार होते हैं। जो सेकेंड ऑप्शन है वो प्रबंधन और कर्मचारी को जिस तरह की जिम्मेदारी रखते तो नहीं, अपर लेवल के लिए कोई जिम्मेदारी इनकी नहीं है, जब तक संगठनात्मक उप इकाइयां जो यूनिट्स हमारे उसके लिए इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है फिर नवविकसित प्रक्रिया उपकरणों की है, जैसे नवविकसित कॉपीराइट एक्ट हो गया, पेटेंट मतलब न्यू इन्वेंशन नंबर है, उसके लिए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन फर्स्ट है, ऑप्शन फर्स्ट, वे केवल एक ही क्षेत्र की गतिविधि के लिए जिम्मेदार है। तो सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में, जो कि हमारे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप होंगे। थैंक यू वेरी मच।